हेलो दोस्तों, मैं नॉलेजेबल गुरु आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगे तो चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करके मोटिवेट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है प्रसिद्ध ट्रैवलर राइटर्स हग गैट्सर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ए 2016, बी 2017, सी 2019 या डी 2021। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी ट्रैवलर राइटर्स हग ग्रेट्सर की। किसकी बात की जा रही है? ट्रैवल राइटर्स हाग ग्रेट्सर की, जिनकी 95 ईयर्स में क्या हो गई है? निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये पद्मश्री इन्हें कब दिया गया था? तो ये हमसे पूछा गया। तो ये पद्मश्री इनको दिया गया था 2025 पे। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गई तो आप सुधार लीजिएगा 2025। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर सही करते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो वो आपका कौन सा है? भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में की गई थी। जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। पद्म विभूषण जो होता है वो पद्म पुरस्कार में सबसे उच्च श्रेणी का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे उच्च श्रेणी का अवार्ड कौन सा होता है तो उससे पद्म विभूषण होता है। हम इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं, विभूषण सबसे बड़ा है, उसके बाद भूषण है, फिर सबसे लास्ट में श्री है। पद्म भूषण जो होता है उसका स्थान पद्म विभूषण के बाद आता है और पद्मश्री पद्म पुरस्कारों में तीसरे स्थान का नागरिक सम्मान है। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है। तो भारत रत्न केवल भारत के नागरिकों को नहीं दिया जाता, विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि वो पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कार हर वर्ष गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी पर क्या होते हैं? घोषित किए जाते हैं। इस बार भी हुए हैं। कितने लोगों को दिए गए? तो 131 लोगों को इस बार पद्मश्री से क्या किया गया? सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो होता है पद्म पुरस्कार, ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर्स का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, बी कोचीन पोर्ट केरल, सी पारादीप पोर्ट उड़ीसा और डी कांडला पोर्ट गुजरात। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन से पोर्ट कहाँ पे। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट जो आपका कहाँ पे आता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आता है, ये याद होना चाहिए। कोचीन आपका केरल में आता है और वहीं पारादीप जो है वो उड़ीसा तथा कांडला आपका कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। ये यह पुरस्कार बंदरगाह की श्रेणी में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें जो क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर्स का पुरस्कार है वो किसने जीता है? कौन से बंदरगाह ने जीता है? तो ये आपका जीता है पारादीप पोर्ट उड़ीसा ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बंदरगाह का, तो बंदरगाह क्या होते हैं? तो बंदरगाह वह स्थान होते हैं जहाँ शिप आकर क्या करती हैं? रुकती हैं। और यहाँ से क्या होता है? आयात और निर्यात जो होता है वो कार्य किया जाता है। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह यानी पोर्ट कहते हैं। भारतीय बंदरगाहों का जो विकास हुआ था वो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत किया गया था। बंदरगाहों का जो विकास हुआ था वो किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था? तो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत किया गया था। भारत में अभी 12 मेजर पोर्ट्स वर्तमान में आपके हैं। 12 और कई जगह पे 13 भी मिलेंगे। तो 12 या मेजर 13 पोर्ट्स हैं, जिसमें मुंबई पोर्ट जो है आपका वो भारत का सबसे पुराना मेजर पोर्ट है। तो भारत का सबसे पुराना मेजर पोर्ट यानी सबसे पुराना मुख्य पोर्ट बंदरगाह की बात की जाए तो वो आपका कौन सा है? तो
मुंबई पोर्ट है। वही दीनदयाल पोर्ट जो है वो आपका कांडला में है। कांडला मतलब महाराष्ट्र में है। कांडला महाराष्ट्र में है आपका, जो कि भारत का क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है कार्गो हैंडलिंग के उसमें। पारादीप पोर्ट उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है। वहीं कोलकाता पोर्ट जो है भारत का नदिया बंदरगाह है। तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदिया बंदरगाह या नदिया पोर्ट है। तो ये याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट जो है वो आपका नदिया बंदरगाह है। सबसे पहला आपका कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो दीनदयाल पोर्ट आपका है। पारादीप बंदरगाह किस नदी और किस खाड़ी के संगम पर स्थित है? ए गोदावरी नदी और अरब सागर, बी कृष्णा नदी और बंगाल की खाड़ी, सी कावेरी नदी और अरब सागर, डी महानदी और बंगाल की खाड़ी। तो जैसा कि हमको पता है कि बात की जा रही है पारादीप बंदरगाह की। किसकी बात की जा रही है? पारादीप बंदरगाह की बात की जा रही है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? हमने अभी देखा ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो कि क्या है, महानदी। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। हमसे यही पूछा गया है किस संगम पर स्थित है, तो महानदी और बंगाल की खाड़ी का जो संगम होता है वहाँ पे ये क्या स्थित है? पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए रोहन बोपन्ना, बी लिएंडर पेस, सी दिव्यज शरण, डी यूकी भांपरी। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, एटीपी की बात की जा रही है। एटीपी मेंस जो डबल हुए हैं उसमें की रैंकिंग में टॉप 20 लोगों को क्या किया गया, प्रवेश मिला। उसमें दूसरे नंबर के जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं उनका हमें नाम बताना है कि वो कौन है जिनको इस टॉप 20 में प्रवेश मिला है। तो वो आपके हैं यूकी भांपरी। जो आपको याद रखना है कौन है, यूकी भांपरी। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके टेनिस से रिलेटेड है। ये भी आपको याद रखना है कि यूकी भांपरी किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में विस्फोटक के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैक्सिको, बी कोस्टा रिका, सी पनामा, डी ग्वाटेमाला, मध्य अमेरिका। तो यहाँ पे हमको बताना है फ्यूगा किसके बारे में, फ्यूगा ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें हाल ही में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, जिसके कारण ये क्या हुआ है, चर्चाओं में आया है। ये किस देश में स्थित है, तो फ्यूगा जो है आपका ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ पे आपका स्थित है, ग्वाटेमाला में। तो हम इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें फ्यू क्या चाहिए, माला चाहिए, गोटे की माला चाहिए। फ्यू हमें क्या चाहिए, फ्यू हमें गोटे की माला चाहिए, गोटे की माला चाहिए। तो याद हो जाएगा आपका कि फ्यूगा ज्वालामुखी कहाँ पे, ग्वाटेमाला, मध्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ज्वालामुखी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे देख लेते हैं हम एक नजर। पहला बात कर रहे हैं बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये इंडिया का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है आपका माउंट एटेना। माउंट एटेना जो है आपका सिसिली इटली में स्थित है, जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एटेना, एटेना कहाँ पे, एटेना इटली, याद रखिएगा एटेना इटली में है। माउंट वेसुविस, वेसुविस आपका कहाँ पे, तो माउंट वेसुविस आपका इटली में ही है। ठीक है, इससे कौन सा शहर नष्ट हो गया था, तो पोमेला शहर क्या हो गया था, पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। वहीं पे माउंट मैरपई कहाँ पे आपका, तो ये आपका इंडोनेशिया में है। ये अत्यंत ही सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रेणी में आता है। वहीं पे माउंट ला आपका हवेली यूएसए में है। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पे, यूएसए हवेली में, हवाई में है। कौन सा, माउंट लोई। वहीं अगर माउंट फ्यूजी की बात करें तो फ्यूजी आपका कहाँ पे है, तो ये जापान में है।
प्रसिद्ध प्रतिष्ठित है, वोल्केनो है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें माउंट किलिमंजारो की, जो आपका कहाँ पे, तंजानिया अफ्रीका में, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वहीं पे हमारा इचाफिल लोकुल, ये आइसलैंड 2000 द इरप्शन फॉर्मूला फेमस है। कोटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वेडोर में एक्टिव वॉल्केनो है, जिसपे हमसे एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो कोटोपैक्सी जो आपका इक्वेडोर में है, ये हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किलिमंजारो जो आपका कहाँ पे है, तंजानिया अफ्रीका में स्थित है, ये भी हमसे पूछा जाता है। माउंट फिजी पूछा जाता है, जो कहाँ पे है, जापान में है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है माउंट एटेना और बैरन आइलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतरोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकागुआ को फतह किया है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या डी दक्षिण अफ्रीका की? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन की बात की जा रही है, तो कबाक यानो की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कबाक यानो की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि क्या है, एक माउंटेनर है। ये भी हमें याद होना चाहिए, क्या है, एक इंडियन माउंटेनर है। कौन? कबाक यानो। इन्होंने एक महाद्वीप की क्या की है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकागुआ है, उस पर फतह हासिल की है। हमें ये बताना है कि जो माउंट एंकागुआ है ये कहाँ पे है। तो ये माउंट एंकागुआ जो है आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित मल्टीलिंगुअल AI टूल का नाम क्या है? ए किसान मित्र, बी एग्री, सी डिजिटल किसान या डी भारत विस्तार? तो केंद्रीय बजट 2026-27 जो कि हमारा अभी फरवरी में ही आया है, जिसको वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। इनका ये 9वीं बार बजट पेश इन्होंने किया है। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें जो एक किसानों के लिए क्या किया गया है, एक मल्टीलिंगुअल AI टूल क्या किया गया है, बनाया गया है। मल्टीलिंगुअल टूल मतलब ये बहुत सी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से वो होंगे उस लैंग्वेज को क्या कर सकेगा, उनसे बात कर सकेगा। मतलब ये भाषा से रिलेटेड एक AI टूल है, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, जिसको भारत विस्तार के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किन दो बड़े डेटाबेस को जोड़ेगा? ए PM किसान और UIDAI, एग्मार्कनेट और नबार्ड्स, सॉइल हेल्थ कार्ड और FCI, एग्रीस्टेक और ICAR रिसर्च को? तो यहाँ पे हमने अभी जो देखा, भारत विस्तार किसकी बात की जा रही है, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म की जा रही है, जो एक मल्टीलैंग्वेज क्या है आपका AI टूल है, जिसको दो बड़े डेटाबेस क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ये दो डेटाबेस जो हैं वो आपके कौन से हैं, तो वो आपके हैं, एक है एग्रीस्टेक, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का है, ठीक है, एग्रीस्टेक, क्योंकि ये जो आपका ऐप है ये विशेष तौर पे किसके लिए बनाया गया, किसानों के लिए बनाया गया है। और दूसरा है आपका ICAR रिसर्च, इन दोनों के डेटाबेस को जोड़कर ये काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस का संचालन किस हवाई अड्डे पर शुरू किया जाएगा? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, सी कैप्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु या डी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस बनी है उसके संचालन की, किसके बात की जा रही है, हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस के संचालन की, ये किस हवाई अड्डे पर सबसे पहले शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है आपको कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सबसे पहले। तो
तो आपको यहाँ पे ये तो याद हो गया कि हाइड्रोजन पावर्ड जो बस है वो आपके कहाँ पे की गई है, कोचीन में की गई है, लेकिन एयरपोर्ट पर। लेकिन वहीं साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी आपका कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। ये दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या रखी गई है? ए सेव एनर्जी सेव फ्यूचर, बी फ्यूल कंजर्वेशन फॉर टुमारो, सी ग्रीन एनर्जी फॉर इंडिया, डी कंजर्व्स ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके सक्षम 2026 अभियान की। किसकी बात की जा रही है? सक्षम 2026 अभियान की, जो आपका किससे रिलेटेड है? जो आपका पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये किसके सक्षम अभियान किसका है? पेट्रोलियम मंत्रालय का है अभियान है, और ये ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने से रिलेटेड अभियान है। अब इस अभियान की जो थीम है वो हमारी क्या है, ये हमसे पूछी गई है। तो जैसा कि ये ईंधन संरक्षण से संबंधित है, तो ये क्या होगा आपका कंजर्व्स ऑयल एंड गैस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? ए जापान, बी चीन, सी कनाडा, या डी इटली, मिलान और कार्टिना शहर। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की, यानी विंटर्स 25th विंटर ओलंपिक्स गेम्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो इस 2026 में कहाँ पर शुरू होने वाले हैं? तो इटली, मिलान और कार्टिना शहर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर हम बात करें 25वें शीतकालीन खेल, भारत के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हैं। ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय नेशनल विंटर्स गेम्स होते हैं। इन खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड औली में किया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और औली में इसका क्या किया जाता है? हर साल उद्घाटन किया जाता है। गुलमर्ग भारत का प्रमुख शीतकालीन खेल केंद्र है। शीतकालीन खेल का केंद्र अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो आपके जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग है वहाँ पर इसका प्रमुख केंद्र है, वहीं पे ये आयोजित किया जाता है। औली स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इन खेलों में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं। तो जो विंटर्स गेम्स होते हैं उसमें आपके स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग्स, आइस जैसे गेम्स खेले जाते हैं। ये आपके कहाँ पे खेले जाते हैं? तो औली उत्तराखंड में खेले जाते हैं। इनका आयोजन वहीं पे किया जाता है। शीतकालीन खेलों का जो उद्देश्य होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में खेल संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देने का होता है। भारत में शीतकालीन खेल पहली बार 2011 में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित किए थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत के जो पहले शीतकालीन गेम्स थे वो कब स्टार्ट हुए थे? तो 2011 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ पे हुए थे? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में हुए थे। नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक 2026 के शुभांकरण मैस्कॉट का नाम क्या है? ए स्नो और आइस, बी लूना और सोल, सी फ्रास्ट और फ्लैक, डी टीना और मिलो। तो आपके जो शीतकालीन ओलंपिक गेम 2026 है, ये आपके कौन से नंबर के गेम है? 25th नंबर का गेम है, जो कि आपका कहाँ पे होने जा रहा है? जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है और उत्तराखंड में। कहाँ पे होता है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होता है और उत्तराखंड के कहाँ पे होता है? औली में होता है। ये पहली बार शुरुआत हुई थी इसकी 2011 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में हुआ था।
अब 2026 का जो इसका मैस्कॉट है वो क्या है, तो इसका जो मैस्कॉट है वो टीना और मिलो है। टीना से जाके शीतकाल में मिलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी बन गई है? ए अमेज़ॉन, बी टारगेट, सी कास्टको या डी वॉलमार्ट। तो ट्रिलियंस डॉलर किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ट्रिलियंस डॉलर की बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली जो दुनिया की पहली खुदरा कंपनी है वो कौन सी बन गई है? तो वाज फर्स्ट रिटेल कंपनी टू रीच ट्रिलियंस डॉलर मार्केट। तो ये कितने कौन सी है आपकी, तो ये है आपकी वॉलमार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है।